हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं ये। ठीक है, ओके, एक सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए देखिए, आज हमने एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो चुना है, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारी जितनी पीछे वीडियो है उनको आप जरूर देखें, तभी आप ये बात जो है वो समझ पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होना है या उसका डुप्लीकेशन होना है, यानी हूबहू एक कॉपी जो है वो बनानी है। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं रेप्लिकेशन की, आप उस डेफिनेशन पे अड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिख रहे हैं हम। अब देखिए डेफिनेशन आप समझिए जरूर, देखिए जरा बेटा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन identical copy of DNA using existing DNA as a template using existing DNA as a template DNA and synthesis of polynucleotide chain of DNA, polynucleotide chain is called replication। ठीक है, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। हम यहाँ पे दूसरा नाम भी लिखे दे रहे हैं कि डुप्लीकेशन की हिंदी बेटा होती है द्विगुणन। क्या होता है? द्विगुणन। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए किस तरीके से डेफिनेशन मैंने लिखी है। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी आइडेंटिकल डीएनए को बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट डीएनए, जो डीएनए पहले से मौजूद है उस डीएनए को हम टेम्पलेट डीएनए के रूप में इस्तेमाल करेंगे। टेम्पलेट डीएनए का मतलब होता है उस डीएनए को हम सांचे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और उसके बाद हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की सिंथेसिस जो है वो करेंगे। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। आगे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मेकिंग ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑफ डीएनए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इस बार। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें कमेंट जो लिखना है वो लिखना है कि जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यानी रेप्लिकेशन होता है, टेक्स प्लेस कब होता है? सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन इसको हिंदी में बोलते हैं, मुझे उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं हिंदी में। सेल डिवीजन कहाँ होता है बेटा? एस फेज में। कहाँ पे होता है? एस फेज। आप जानते हैं कि सेल साइकिल है उसकी कई सारी फेज हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ठीक है, तो उस S फेज में जो इंटरमीडिएट फेज है, इंटरफेज का S फेज है, उसके अंतर्गत जो है ये सेल डिवीजन होता है। ये S फेज जो है वो इंटरफेज में आता है। आप ध्यान रखिएगा कि S फेज जो है वो इंटरफेज की अवस्था है, और इसी S फेज के अंदर जो है वो सेल डिवीजन की प्रक्रिया के अंदर S फेज में जो डीएनए है वो क्या होता है? उसका डुप्लीकेशन होता है। आगे लिखेंगे हम क्या कि रेप्लिकेशन, क्या लिखेंगे बेटा? रेप्लिकेशन इज ए हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली एनर्जेटिक
प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए को डबल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और कमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, देखिए हम बार बार रेप्लिकेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डुप्लीकेशन से अच्छा शब्द रेप्लिकेशन है। ठीक है, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यानी जो रेप्लिकेशन होता है, टेक्स प्लेस, ये बहुत बढ़िया शब्द है जिसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिवली। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे मामला हो गया। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन है वो कौन से मैनर में होता है, यानी किस तरीके से होता है, तो आप बताएंगे सेमी कंजर्वेटिवली होता है, यानी सेमी कंजर्वेटिवली होता है। क्या होता है ये सेमी कंजर्वेटिवली, इसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। सेमी कंजर्वेटिवली की जब बात की गई कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिवली किया जाता है, तो इस पे हमारे कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो आ गए और उन्होंने इसको प्रूफ देना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है या डुप्लीकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। तो सबसे पहला जो प्रूफ दिया गया, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक तौर पे जो प्रूफ दिया गया, यानी सबूत, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो आप इसको बोलेंगे क्या? इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही पड़ गया, क्या नाम पड़ गया बेटा? इसका नाम पड़ गया मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था बेटा? 1958 में, इसमें 1958 में। ठीक है, 1958 के अंदर इनका ये एक्सपेरिमेंट था। इसका नाम क्या था? मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया। इन्होंने एक प्रूफ किया, प्रूव्ड डीएनए रेप्लिकेट्स, प्रूव्ड डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वो कैसे सेमी कंजर्वेटिवली जो है वो रेप्लिकेट करता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका पूरा जो नाम है, अगर मैं पूरा नाम करूं तो इनका नाम है, ये जो मेसेल्सन है इनका नाम है मैथ्यू मेसेल्सन। क्या नाम है बेटा? नाम पूरा याद रखें आप, मैथ्यू मेसेल्सन। ठीक है, मैथ्यू मेसेल्सन इनका नाम है। और जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं इनका नाम है फ्रैंकलिन स्टाहल। क्या नाम है? फ्रैंकलिन स्टाहल, यानी इनका नाम क्या है बेटा? फ्रैंकलिन स्टाहल के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए, इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज इन्होंने चुनी, यानी सेलेक्ट किया, उसका नाम था इस्चीरिचिया कोलाई। इस्चीरिचिया कोलाई, इस्चीरिचिया कोलाई। देखिए ये एक बायोलॉजिकल नेम है और बायोलॉजिकल नेम के अपने कुछ नियम होते हैं। मैंने इसको कैपिटल में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो, आपको दिखाई दे। इस्चीरिचिया कोलाई एक जो साइंटिफिक नेम है। इस्चीरिचिया कोलाई का ई जो है वो बड़ा रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेंगे। कोलाई का सी छोटा रहेगा, यानी ये पूरा का पूरा लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में रहेगा और इसके नीचे एक अंडरलाइन रहेगा। ओके, ये मैंने लिखा नहीं इसलिए क्योंकि आपको विजिबल हो, दिखाई दे। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस्चीरिचिया कोलाई पे था, यानी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को इस्चीरिचिया कोलाई पे किया। इन्होंने क्या किया कि इस इस्चीरिचिया कोलाई पे यूज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 15 यानी नाइट्रोजन एक क्या कहते हैं एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एक आइसोटोप है जिसका नाम है नाइट्रोजन 15 आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल इन्होंने किसमें किया? इस्चीरिचिया कोलाई में किया। इन्होंने क्या किया कि इस नाइट्रोजन 15 के जो आइसोटोप है उसको इस्चीरिचिया कोलाई के डीएनए के अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, इस डीएनए को क्या किया इन्होंने? इंसर्ट किया और एंड मेड कल्चर ऑफ नाइट्रोजन 14। ठीक है,
और नाइट्रोजन भाई दो आइसोटोप है ना, एक नाइट्रोजन 14 है, एक नाइट्रोजन 15 है, ठीक है। तो ये जो आइसोटोप है नाइट्रोजन 15 वाला है वो हैवी आइसोटोप है, और जो नाइट्रोजन 14 है वो हैवी आइसोटोप नहीं है। तो क्या किया इन्होंने कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर नाइट्रोजन 15 जो है वो इंसर्ट कराया और इसको ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे नाइट्रोजन 14 था, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो बेसेस होते हैं डीएनए के अंदर, जो बेसेस होते हैं प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये सब नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ओके। तो उनके अंदर नाइट्रोजन का जो प्रयोग किया गया वो 15 का प्रयोग किया गया, और इसको जहां पे रखा गया उधर नाइट्रोजन 14 था। क्या था? 14 था। तो जब ये डीएनए का डुप्लीकेशन करेगा तो उसी का नाइट्रोजनस बेस तो लेगा, तो जब नाइट्रोजनस बेस लेगा तो उसके डीएनए के अंदर नाइट्रोजन 14 भी आता रहेगा। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 14 की डेंसिटी अलग है, नाइट्रोजन 15 की डेंसिटी अलग है। तो इन्होंने जब ये काम किया तो इन्होंने देखा कि जो नया डीएनए बन रहा है, यानी न्यू डीएनए है, यानी जो नया डीएनए बन रहा है, न्यू डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है, उसकी जो डेंसिटी थी वो इंटरमीडिएट थी। क्या थी? मैं ऐसे बोलूंगा कि डेंसिटी जो थी, डेंसिटी इंटरमीडिएट बिटवीन टू, ना नाइट्रोजन 15 की थी और नाइट्रोजन 14 की थी, बल्कि बीच में आ रही थी, बिटवीन टू, ठीक है। यानी न्यू डीएनए जो बना उनकी डेंसिटी जो थी वो इंटरमीडिएट थी, दोनों किसके बीच में? दोनों के बीच, ना नाइट्रोजन 14 ना नाइट्रोजन 15, यानी अलग अलग दिखाई दे रही थी। तो उससे ये पता चल गया कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें क्या किया जाता है कि अगर जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड, आप देखिए डीएनए का ये स्ट्रैंड है, ये ऐसे डीएनए का स्ट्रैंड है। तो क्या किया गया कि एक डीएनए को स्ट्रैंड्स के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और एक डीएनए को अलग अलग सांचे के रूप में इस्तेमाल किया गया। आप देखिए मेरे सामने, आप देखिए ये दो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए। अब यहाँ पे जो डीएनए बनेगा, ये देखिए, ये अलग होगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या होंगे? अलग होंगे। ये मतलब मेरा था। तो ये एक वाला जो था वो नाइट्रोजन क्या था? 14 था, और ये वाला जो था वो क्या था? नाइट्रोजन 15 था। तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की जो डेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी? इंटरमीडिएट बनेगी। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब ये अलग हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 अलग दिखाई देंगे, नाइट्रोजन 15 15 जो है वो अलग हो जाएंगे, और एक जगह आपको इंटरमीडिएट दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए जब अपने आप का डुप्लीकेशन करता है तो अपने आप को कंजर्व रखता है, लेकिन कंजर्व कितना रख पाता है? आधा कंजर्व रख पाता है, ठीक है। यानी कंजर्व पूरा नहीं रख पाता, आधा रख पाता है। देखिए डीएनए का एक स्ट्रैंड तो खुद का उसका है ना, दूसरा स्ट्रैंड यानी बिल्कुल अलग नहीं होते, आधा अलग होता है, तो एक एक पे काम होता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? सेमी कंजर्वेटिव, यानी अपने आप को संरक्षित करता है, अपने आप को बचा के रखता है, सेमी कंजर्व। लेकिन कितना बचा पाता है? आधा बचा पाता है। इसलिए डीएनए के डुप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिवली मैनर में इसको कहा गया। अच्छा, इसी के समकालीन ये बात जो थी वो एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टेलर। ये दर्जी वाला टेलर नहीं भाई, TAYLO, और इनके कुछ सहयोगी थे, एंड हिज कुलीग्स, ठीक है, इनके कुछ सहयोगी थे, कुलीग्स थे। और ये भी बात 1958 की ही है। थोड़ा बस इसमें 4-5 पॉइंट देखना है, आपको कुछ देखना नहीं है। इन्होंने भी ये चेक करना चाहते थे कि क्या जो वास्तव में जो साहब ने बताया है, किसने बताया भाई? जो यहाँ पे बताया गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, कहा गया भाई मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो बताया है 1958 में, तो क्या इनकी बात सही है? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी चेकिंग करना स्टार्ट किया। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट एक बीन था, बीन जिसको फेबा बीन बोलते हैं, फेबा बीन, ठीक है, फेबा बीन बोलते हैं। और इसका जो आपका बोटेनिकल नेम है उसका नाम है विसिया फेबा। क्या नाम है बेटा? विसिया फेबा, ठीक है। इस पे इनका एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल क्या किया? तो आप ऐसे बोलेंगे यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन, ठीक है, थायमिडीन, यानी इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का प्रयोग किया और इनको भी सेम रिजल्ट मिला। और इन्होंने भी यही कहा कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है, ऐसा मामला था इसका भी, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिवली। यहाँ पे देखें,
मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कंजर्वेटिवली का क्या मतलब है। अब जब ये बात प्रूफ हो गई कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन है या रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिवली जो है वो रेप्लिकेट जो है वो किया जाता है, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट किया जाता है। अब रेप्लिकेशन के असल मैकेनिज्म पे आना चाहिए, ठीक है। यानी अब हम रेप्लिकेशन की असली मैकेनिज्म पे जो है वो पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है। अब हम पढ़ पाएंगे कि रेप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से पहले पढ़िए, पहले इन चीज को आप ध्यान रखिए, उसके बाद आप जो है वो रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म पे आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, ठीक है। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो है वो करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। और इसको जो है वो पढ़िए, आप जी लगा के इसको पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू।